हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो बात करूँ क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइनली इससे पहले भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग एग्जाम होने डेट शीट आ चुका है, तो मैं इंपॉर्टेंट जो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको कन्फर्म बोर्ड एग्जाम 101% देखने को मिलेगा। तो फाइनली इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, एंड तक बने रहना। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करूँगा, साथ ही साथ लास्ट में किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कर सके। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण है, उसकी जो फोकस दूरी क्या है वो 10 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अच्छा, एक रिलेशन हम जानते हैं। क्या रिलेशन जानते हैं? एफ इक्वल टू क्या होता है? R/2 होता है। ये रिलेशन हम जानते हैं। क्या होता है? फोकस दूरी की जो रिलेशन होता है एफ इक्वल टू R/2 होता है, ये रिलेशन होता है। तो कह रहे हैं हमारा जो फोकस दूरी दिया है यानी एफ का मान 10 सेंटीमीटर दिया है। जब 10 सेंटीमीटर एफ का मान दिया है तो हमारा रेडियस का मान पूछ रहे हैं, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? कहने का मतलब आर का मान पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, एक काम करते, अगर आर का मान निकालें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। और एफ का मान हमारे पास कितना दिया है? एफ का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो रख देंगे यानी कि 20 आ जाएगा। तो ये क्या होगा? अब देखिए हमारा जो यहाँ पे हमारा जो मात्रक है वो सेंटीमीटर चल रहा था, तो ये भी सेंटीमीटर में चलेगा, नहीं ये ना कि ये मीटर में चलेगा। इतना क्लियर? तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। अब हमें क्या पूछा है? बस इसकी वक्रता त्रिज्या, तो ये हमारा आंसर हो गया। इतना क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आगे क्वेश्चन दिख रहा है कि कह रहे हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण? देखिए जो मोटर गाड़ी चालक होता है, जो पीछे के वाहनों को देखने के लिए जो चालक यूज करता है, मुख्यतः जो होता है वो अवतल दर्पण का होता है, कि सॉरी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का होगा। यानी इस क्वेश्चन के जो राइट ऑप्शन होने वाला क्या है? उत्तल दर्पण है। क्या होगा? उत्तल दर्पण का, यानी साइड मिरर के रूप में हम किसका? कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। इतना क्लियर? यानी हम साइड मिरर के रूप में जो उत्तल, यानी कि जो गाड़ी के जो बैक साइड में जितने वाहन आते हैं उसको देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 101% इसको समझ के थोड़ा जाए, इसमें थोड़ा मैं डिटेल में समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। देखो देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 120 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखें। यानी कह रहा है कि 120 डिग्री एंगल पे दो समतल दर्पण, यानी कहने का मतलब ये है कि ये मान लेते कोई दर्पण है, क्या है? एक ये वाला दर्पण है, एक ये वाला दर्पण है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि बताइए 120 डिग्री पे इस तरीके से, यानी इनके बीच का जो एंगल है, जैसे कि ये मान लेते हैं इनके बीच का जो ये वाला कोण है, ये वाला जो कोण है, ये वाला कह रहा है कि 120 डिग्री के साथ इन लोग क्या रखे हैं, मतलब एक दूसरे के बीच रखा हुआ है। तो क्या इनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? यानी कि जो 120 डिग्री के कोण पर रखा है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो कुछ नहीं, इसका एक छोटा सा लॉजिक है, उसको पहले समझते हैं, फिर ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब लॉजिक क्या है? देखिए एक अगर जब भी इस टाइप की क्वेश्चन बोलेगी कि कोई भी दर्पण इतने डिग्री पे झुका हुआ है, कैसे बोलेगा कि 10 डिग्री पे झुका हुआ है, 20 डिग्री पे, या 30 डिग्री या 40 डिग्री, जो भी अगर बोले। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो दिया 120 डिग्री, तो कुछ नहीं, क्या है इस थोड़ा सा लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि 360 डिग्री अपॉन थीटा। अब 360 डिग्री अपॉन थीटा का मतलब ये है कि अगर ये पे इस वैल्यू को हम 120 डिग्री को हम रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा, अगर मान लेते हैं कोई इवन नंबर है, मतलब कोई सम संख्या है, अगर कोई इवन नंबर मतलब कि कोई सम संख्या है, तो हम उसमें से अगर सम संख्या होगा, मतलब कहने का अगर सम संख्या होगा तो उसमें से हम एक माइनस कर देंगे। अगर विषम संख्या होगा तो उसमें से हम जीरो माइनस कर देंगे। जीरो माइनस करने का मतलब उसमें से हम कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। अगर सम संख्या होगा तो उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। बस ये हमारा लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट है और यही लॉजिक है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। अब क्या है, हमारा जो एंगल है, यानी कोई भी अगर जो होता है सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है कि नहीं? 360 डिग्री का होता है। अब जब 360 डिग्री का होता है, कह रहा है कि जो हमारे पास दो समतल दर्पण है वो 120 डिग्री के साथ झुका हुआ है। कितने? 120 डिग्री के साथ झुका हुआ है। तो हम जीरो जीरो कैंसिल आउट करें, अच्छा 12 3 36 होता है, यानी 3 आ गया। अच्छा एक बात करते हैं, अच्छा ये बताइए कि ये जो 3 है एक सम संख्या है या विषम संख्या है? तो 3 एक ऑड है, क्या है? ऑड नहीं, ऑड नंबर है, मतलब कहने का एक विषम संख्या। तो इनमें से हम माइनस नहीं करेंगे, इसका मतलब प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। यानी प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। इतना क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है
कि तालाब की तली में कुछ उठी हुई प्रतीत होती है, यानी तालाब की तली में कुछ उठी हुई, मतलब तालाब जो है उसके तली में कुछ उभरी हुई सतह दिखाई देती है। इसका कारण है, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर हम ले कि जो बाल्टी होती है, बाल्टी में अगर हम कोई वस्तु को अगर गिरा देते हैं तो वो थोड़ी उठी हुई प्रतीत होती है, या उठी हुई प्रतीत होती है। या आप अगर इमेजिन किए होंगे जैसे कि सूर्यास्त या सूर्य उदय होता है तो जो लाल रंग दिखाई देता है, जो रक्ताब यानी कि जो लाल जो रंग दृश्य दिखाई देता है वो किस कारण होता है। तो वही पूछा है कि तालाब की जो तली हुई है उसमें थोड़ी सी उठी हुई है, उभरी हुई सतह प्रतीत होती है, ये किसका कारण है। तो ये अगर उभरी हुई सतह प्रतीत होती है तो ये कारण हो जाता है प्रकाश का अपवर्तन का कारण होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि ये जो इसका कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि हम हिंदी में लिख देते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या रिफ्रैक्शन, एक रिफ्रैक्शन होता है और एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। इतना क्लियर है। यानी रिफ्रैक्शन मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है रिफ्रैक्शन, REFRE, बस इतना लिख करके मैंने इसको कर दिया। उसके बाद ऑफ लगा दिया, LIGHT लिख दिया लाइट। यानी कि तालाब में जो उठी हुई वस्तु प्रतीत होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये जो घटनाएं होती है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के श्रांत जो नेत्र है से देखा जाती, जो कोई भी मनुष्य है उसके रिलैक्स आई, मतलब कहने का मतलब अगर शांत आंखों से अगर देखे तो वो कितने दूरी तक वो आसानी से देख सकता है। तो यहाँ पे बच्चे अगर हम ऑप्शन दे दें तो यहाँ पे बच्चे क्या कहेंगे कि 25 सेंटीमीटर मार दीजिए और वो खुश भी हो जाएंगे, लेकिन वो आंसर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पे एक वर्ड दिया है श्रांत आँख, मतलब कहने का रिलैक्स आई। अगर रिलैक्स आई के लिए मतलब कहने का मतलब जो हमारा आई है अगर हम उसको अगर अच्छे से देखें तो हमारे पास अगर बीच में कोई रुकावट ना हो तो उसको हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब उसको अनंत तक देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या हो रहेगा, अनंत होगा, यानी कि इन्फिनिटी होगा। क्या होगा, इन्फिनिटी, अनंत या इन्फिनिटी होगा। अनंत तक इसको देख सकते हैं या इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसको आप क्या करें, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 3-4 बार वेरी लगा करके इंपॉर्टेंट अब लिख ले इसको। क्यों इंपॉर्टेंट लिख ले, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ था 2022 वाला उसका क्वेश्चन पेपर उठा के देख ले। ठीक, अभी एक क्वेश्चन इसी वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा, उसको भी 2 क्वेश्चन में, क्योंकि अभी अगर विश्वास नहीं तो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में उसको चेकआउट कर ले। सेम क्वेश्चन डिक्टो ये क्वेश्चन एक मैं और कराऊंगा, वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया हुआ। तो ये दोनों क्वेश्चन को रट्टा मार ले, रट्टा कहने का मतलब एक अच्छे से समझ ले। अब समझने क्या है कि क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल जो कह रहा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो उस माध्यम प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कह रहा है कि 1.5 है। अब कह रहा है कि हमें उस माध्यम में, क्या कह रहा है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। अच्छा, हम माध्यम कहने का मतलब ये है कि उस माध्यम प्रकाश की चाल क्या होगी। तो अच्छा, एक हम फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाता है, यानी कि N बराबर C/V होता है। अब कहेंगे ये N बराबर C/V क्या होता है, देखिए N जो होता है आपका अपवर्तनांक होता है, C क्या, C प्रकाश की चाल होती है, V क्या, प्रकाश की उस माध्यम है जिस माध्यम वो ट्रेवल कर रही है उस माध्यम उसकी चाल होती है। अगर यहाँ से हमें चाल पूछा है यानी उस माध्यम में चाल क्या होगी तो हम V का मान पूछा है तो V इक्वल टू हम क्या करते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे लिएंगे, C/N हो जाएगा। अच्छा, C हमें क्या है, अगर ना भी दिया होता है ना प्रकाश की चाल तो वैसे भी हमें याद होता है, क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए लिखते हैं, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पे देखिए N का मान क्या है, N का मान 1.5। अच्छा 1.5 है, अच्छा ये दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे यानी कि 30 हो गया। अच्छा इसको काट देते 5 से, यानी 15 से काटते हैं, 15 कम 15 15 30, यानी कि ये हमारा आंसर जो आ गया फाइनल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब चाल है तो हमारा चाल का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड ही तो होता है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। चलिए आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तार की लंबाई जो है उसकी लंबाई 3 गुनी करने पर उसका नया प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा। कोई भी तार है, अगर उसकी पहले तार की लंबाई हमने मान लेते हैं L है, अब थोड़ी देर की इस तार की लंबाई L को हम थोड़ी देर के बाद हम क्या करते हैं, उसकी लंबाई को हम 3 गुना कर देते हैं। इस लंबाई को पहले हमने L किया, फिर इस लंबाई को हमने बढ़ा के L किया, फिर इस लंबाई को बढ़ा करके L किया, तो कह रहा है कि ये पूरा तार की जो लेंथ होगी वो क्या होगी। तो कुछ नहीं,
इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक लॉजिक क्या है कि आर इक्वल टू या आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर, एन क्या है, नंबर ऑफ लेंथ, यानी कि कहेगा कि हम इसको 10 गुना बढ़ा दिए, फिर कहते हैं कभी 10 गुना, कहने का मतलब कि उस अगर तार की लंबाई को हम 10 गुना, मतलब 10 का स्क्वायर 100। अगर कहीं पे बोल रहा हम तार की लंबाई को 3 गुना कर दिया, तार की लंबाई को 4 गुना कर दिया, तार की लंबाई को 5 गुना कर दिया, तो जितने अगर उसकी लंबाई बोले उसका स्क्वायर कर देंगे, जो प्रतिरोध होगा उस प्रतिरोध को हम लिख देंगे। यानी कि आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गुना की बात कर रहे हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 आर होगा, यानी कि वो जो प्रतिरोध होगा ना वो 9 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। बस ये आपका आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किलोवाट घंटा तथा किलोवाट में अंतर बताइए। अच्छा, यहाँ पे बताते हैं किलोवाट घंटा और किलोवाट में अंतर क्या है। देखिए किलोवाट घंटा जो होता है वो क्या किसका मात्रक होता है, किलोवाट घंटा की बात करते हैं, किलोवाट घंटा की बात करते हैं, तो ये किस मात्रक होता है, ये जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा की बात करते हैं, ऊर्जा का मात्रक होता है। जबकि जो हमारे पास किलोवाट जो होता है, किलोवाट जो होता है, किलोवाट यहाँ पे घंटा लिख लेते हैं, घंटा, किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक होता है, और हमारा जो किलोवाट होता है वो शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। अच्छा देखिए ऊर्जा जो होता है हम जानते हैं फॉर्मूला बनाते हैं, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर पी अपॉन टी, यानी कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर पी अपॉन टी होता है, यानी ये फॉर्मूला। या आप एक फॉर्मूला ये भी पढ़ सकते हैं, पी बराबर डब्ल्यू बटे टी, डब्ल्यू बटे टी। तो इस फॉर्मूले का हम कार्य का मान निकालें तो कार्य का मान हम क्या लिख सकते हैं, कार्य का मान इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर पी टी, यानी कि कार्य इंटू समय हो जाएगा। तो ये हमारे पास कार्य का मात्रक हो जाएगा। अगर हमारे पास शक्ति की बात करता है, शक्ति क्या है, जूल, यानी कि पी बराबर डब्ल्यू बटे टी होता है। अगर इसका एक और मात्रक की बात करते हैं तो जूल पर जूल हो जाएगा, अब जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, ये भी एक मात्रक इसका हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। या ये भी, या आप बोल सकते हैं कि किलोवाट। तो ये आप समझ में आया होगा। तो किलोवाट, अगर ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक की बात की जाएगी तो किलोवाट घंटा होता है, शक्ति की मात्रक की बात की जाएगी तो आपका किलोवाट होता है। तो ये दोनों में आई होप ये अंतर क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नोटिफिकेशन वीडियो को मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो में एंड करते हैं, जब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी अनदर टॉपिक के साथ।